अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो इसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो एक बार फिर हम लोग काफ़ी अरसे के बाद मिल रहे हैं। सो वंस अगेन आज हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज़ शुरू कर दे, और उसमें हम सब वो सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं जो बहुत ही काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले होने वाली है स्टूडेंट के लिए। तो आइए फ़ौरन स्टार्ट लेते हैं कि ये असल में होता क्या है ये चीज़। अच्छा, एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ये काफ़ी ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जितने भी एमडीकेट में काफ़ी सारे एमसीक्यूज़, नीट में एमडीकेट में काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ इनसे उठाए जाते हैं। तो आप लोगों ने इसको ज़रा गौर से कंसेप्चुअली समझना है कि ये एक असल में किस तरह होते हैं और हम इसके थ्रू किस तरह हम एमसीक्यूज़ को करेक्टली चॉइस कर सकते हैं, क्वालिटी कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, इस तरह के सेंटेंस की अमूमन पहचान देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर व्हेन या इफ़ मौजूद होता है। इसका शुरुआत इनसे होता है, ये इसमें मौजूद होता है व्हेन या इफ़। ये बात अब इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, अनटिल या इस तरह, और भी मेनली तकरीबन 95% इनमें से कंडीशनल सेंटेंस के अंदर व्हेन या इफ़ आता है। ये वो सेंटेंसेस है जिसमें कंडीशन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इस तरह का कंडीशन पाया जाता है। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि इसमें ऐसी चीज़ पाई जाती है, फॉर एग्जांपल, कि अगर एक एक्शन हो रहा है तो दूसरा डेफिनेटली होगा। फॉर एग्जांपल, जो भी हो, मैं यहाँ पर जो एग्जांपल दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा कि कंडीशन से एक तरह की कंडीशन पाया जाता है, चाहे वो रियल हो या अनरियल हो, जिस तरह भी हो, प्रोबेबल एक कंडीशन हो, अनप्रोबेबल हो, या यूनिवर्सल ट्रू सेंटेंस की शक्ल में हो, कंडीशन पाया जाएगा। या एक एक्शन के होने से दूसरे एक्शन का डेफिनेटली होना पाया जाएगा। तो ये तो इसमें या तो इफ़ होगा या व्हेन होगा, इस तरह। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह दूँ, चलो मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं चलो कहता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ इफ आई सी हिम, इफ आई सी हिम I will inform him. If I see him, I will inform him. यानी अगर मैंने उसे देखा तो मैं उसको खबर करूँगा, इन्फॉर्म करूँगा। मतलब ये है, फॉर एग्जांपल, ये अगर ये एक्शन ना हुआ तो ये डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। यानी अगर मैंने उसे देखा, यानी मैं इसको इन्फॉर्म तो तभी कर सकता हूँ ना जब मैं इसे देखूँ ना। तो इसलिए एक तरह के कंडीशन पाया जाता है कि मैं उसको इन्फॉर्म तभी कर सकता हूँ जब मैं उसे देखूँगा। अब मैं एक सेंटेंस को पेयर लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ I see him, I will inform him. I will inform him. तो ये थे, मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ। इन दोनों में से देखा जाए, ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल क्या है, ठीक है, लेकिन ये वाला क्या है, गलत है। आप शायद आप ये कहोगे कि ये किस तरह गलत हुआ, मतलब तो सेम दर है, कंडीशन भी मौजूद है, बिल्कुल सेम चीज़ है, तूने इसे गलत क्यों कहा। मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, मैं इसका रीज़न बताने वाला हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ले, हमें सबसे पहले उसको तो क्लियर करना चाहिए। तो मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक और सेंटेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, इफ़ she may go to her room directly, she may go to her room directly when she reaches home. ओके, मैं फिर से देखता हूँ इस सेंटेंस को।
she may go to her room directly when she reaches home. सॉरी, अब इन दोनों में से भी अगर मैं देखो तो ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये क्या है, ठीक है, नीचे वाला क्या है, गलत है। हालांकि मतलब सिर्फ है, यानी वो कमरे में फ़ौरन, वो शायद अपने कमरे में डायरेक्टली जाएगी तब जब वो घर पहुंच जाती है। जब वो घर पहुंचेगी तो वो डायरेक्ट अपने कमरे में जाएगी। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन मैं किसी को तो ठीक कह रहा हूँ और किसी को तो गलत कह रहा हूँ। इसकी वजह क्या है? इसका रीज़न ये है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में ये पॉइंट आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह समझना है कि कंडीशनल सेंटेंस के असल में 2 पार्ट्स होते हैं। कितने? 2 पार्ट्स होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के। ओके, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इनमें से एक होता है काज, एक पार्ट होता है काज, और एक होता है इफ़ेक्ट। ओके, अब याद रखने वाली बात यह है कि जब भी किसी सेंटेंस में खास पहले आएगा किसी कंडीशनल सेंटेंस के अंदर और इसके बाद इफ़ेक्ट आ जाए, तो खास के बाद आप लोगों ने खामा ज़रूर लगाना है, लाजमन। और दूसरी याद रखने वाली चीज़ ये है कि अगर इफ़ेक्ट पहले आ जाए, इफ़ेक्ट, और इसके बाद खास आ जाए, तो फिर हम यहाँ पर खामा नहीं लगाना चाहिए, फिर गलत होगा। ये थोड़े छोटे से पॉइंट्स है, लेकिन ये इनमें से काफ़ी से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर मैं देखो, अब सवाल ये पैदा होता है, ठीक है, अगर किसी कंडीशनल सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं तो हमें किस तरह पता चलेगा कि इसमें खास कौन सा पार्ट है, खास और इफ़ेक्ट कौन सा? फॉर एग्जांपल, जिस सेंटेंस के जिस पार्ट्स पर असर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो सवाल तो आएगा ना कि ये इफ़ेक्ट किस वजह से पड़ रहा है। तो वो किसी नेक्स्ट या किसी पिछले दूसरे सेंटेंस की वजह से पड़ेगा, वो इफ़ेक्ट, वो असर। तो यही चीज़ आप लोगों ने ज़रा याद रखनी है। तो इनका आसान तरीका ये है कि जिस सेंटेंस के जिस पार्ट्स में इफ़ या व्हेन होगा वो खास तस्वर किया जाएगा। ये सेंटेंस के इस हिस्से में इफ़ मौजूद, मतलब ये खास है, और ये बाद में आने वाला पार्ट जो है हिस्सा, ये इफ़ेक्ट है। यहाँ पर खास, बाद में आने वाला हिस्सा इफ़ेक्ट। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है, पहले हिस्से में इफ़ व्हेन नहीं आया है बल्कि दूसरे हिस्से में आया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मतलब यह है कि यहाँ पर इफ़ेक्ट बाद में आया है, सॉरी, खास इफ़ेक्ट पहले आया है। तो मैंने ऊपर वाले सेंटेंस को इसलिए ठीक कहा, दूसरे वाले को इसलिए गलत कहा कि इन दोनों सेंटेंसेस में, दोनों में क्या है, खास पहले आया है। क्या? खास, ठीक है। और इफ़ेक्ट क्या है, इफ़ेक्ट बाद में आया है, इफ़ेक्ट बाद में आया है। तो हम लोगों ने तो कहा था कि जब खास पहले आ जाए और इफ़ेक्ट बाद में आ जाए तो फिर तो हमें खामा ज़रूर लगाना है। तो इसलिए ऊपर वाला सेंटेंस इसलिए ठीक है क्योंकि खास के साथ यहाँ पर खास के बाद मैं खामा लगा चुका हूँ, तो ठीक है। दूसरे में मैंने नहीं लगाया है, सेंटेंस गलत कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि खास के पहले आ जाए इफ़ेक्ट बाद में तो खामा लगाना ज़रूरी है, लेकिन मैं नहीं लगा चुका हूँ तो ये गलत कंसीडर किया जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर क्या है, इन दोनों में क्या है, दोनों सेंटेंसेस में इफ़ेक्ट पहले आया है। क्या? इफ़ेक्ट ये पहले आ चुका है और बाद में खास आ चुका है, कॉज। तो इसलिए यहाँ पर कामा नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अब ये ऊपर वाला सेंटेंस इसलिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर शी में गो टू हर रूम डायरेक्टली, शायद वो फ़ौरन ही डायरेक्टली अपने रूम में चली जाए जब वो घर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर यानी यहाँ पर कोई खामा नहीं है, नहीं मैं लगा चुका हूँ, तो ये सेंटेंस ठीक है क्योंकि इफ़ेक्ट पहले आया है तो कामा हमें यहाँ पर नहीं लगाना है। दूसरे सेंटेंस में भी इफ़ेक्ट पहले आया है और ख़ास बाद में आया है, यानी जिस सेंटेंस के जिस पार्ट्स के ऊपर
खास का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा था उसका असल खास ही दूसरे सेंटेंस में मौजूद है, क्योंकि अगर ये ना होता तो ये दूसरा इफ़ेक्ट भी ना होता, खास ना हो तो इफ़ेक्ट क्रिएट ही नहीं हो सकता। इसलिए इफ़ेक्ट खास की वजह से ही तो क्रिएट हो सकता है। तो इन्हें अगर वो घर नहीं पहुंच जाती तो वो डायरेक्टली अपने कमरे में किस तरह जा पाती। तो इसलिए तो दूसरा सेंटेंस गलत है कि मैं यहाँ पर खामा लगा चुका हूँ, जो कि गलत है। इफ़ेक्ट के पहले आने से ये खामा लगाना ठीक नहीं रहेगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अगर इफ़ या व्हेन आ जाए या दूसरे भी वर्ड आ सकते हैं, ज़्यादातर तकरीबन 95% यही तो आते हैं। MCQs में यही दोनों देखे गए हैं। तो फिर वो सेंटेंस का कंडीशन सेंटेंस का तस्वर किया जाएगा। दूसरी पॉइंट, खास पहले आ जाए और इफ़ेक्ट बाद में आ जाए तो खास के बाद खामा ज़रूर लगाना होगा। तीसरी पॉइंट, अगर इफ़ेक्ट पहले आ जाए खास बाद में आ जाए तो खामा हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। और तीसरी पॉइंट ये भी क्लियर हो गया कि कंडीशन सेंटेंस के अंदर एक तरह का कंडीशन पाया जाता है, शर्त पाया जाता है, शर्त या किसी एक्शन के होने का वजह दूसरे पर होता है। यानी एक एक्शन तभी होगा दूसरा जो वो पहले वाला होगा। मैं तो उसको तभी इन्फॉर्म कर सकता हूँ बखबर जब मैं उसको देखूंगा भी। अगर मैं उसको देख भी ना लो तो मैं उसको किस तरह का कर सकता हूँ, इफ़ेक्ट कर सकता हूँ, इन्फॉर्म कर सकता हूँ। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंडीशनल सेंटेंस की अगर काइंड्स की बात की जाए, कंडीशनल सेंटेंस की काइंड्स की, तो वो भी हमें याद रखनी चाहिए। काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, कि इस कंडीशनल सेंटेंस के कौन कौन से काइंड्स है। ब्रॉडली देखा जाए तो इनके 2 बड़े काइंड्स होते हैं कंडीशनल सेंटेंस के। एक इसमें होता है रियल कंडीशनल सेंटेंसेस, या इसको अमेरिकन सेनेंसेस प्रोनाउंस करते हैं, रियल कंडीशनल सेनेंसेस। एक होता है रियल कंडीशनल सेनेंसेस और दूसरा होता है अनरियल कंडीशनल सेनेंसेस। अनरियल कंडीशनल सेनेंसेस, अनरियल कंडीशनल सेनेंसेस, ये 2 बड़े असल में पार्ट्स होते हैं, काइंड्स है किसके, कंडीशनल सेनेंसेस की। अब इन दोनों में से रियल के अंदर भी टू पार्ट्स आते हैं, 2 सब काइंड्स, और अनरियल के अंदर भी। रियल में अगर देखें हम लोग तो रियल के अंदर एक आता है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस आता है, और दूसरा आता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। क्या आता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आता है। इस तरह अनरियल की भी अगर हम लोग बात की जाए तो इसके अंदर भी 2 पार्ट्स है। मैं चलो इसको तीसरा कह सकता कि सीक्वेंस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन सेंटेंसेस आ जाए। तो इसमें एक है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस आता है, और फोर्थ पॉइंट भी ये कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, लास्ट वन जो है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास आता है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं, या अगर मेरे साथ पीछे आप नोट कर रहे हो तो फिर तो बहुत अच्छा है। तो ये था ब्रॉडली इसके काइंड्स। रियल कंडीशन के अंदर ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, ये दोनों रियल कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। अनरियल के अंदर सेकंड कंडीशनल सेंटेंस आता है, और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का आता है अनरियल के अंदर। अब हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से। पहले हम लोग डिटेल में देखेंगे ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस की किस तरह स्ट्रक्चर है, इनका यूजेज क्या है, इनका एग्जांपल क्या है। फिर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का इनका यूजेज, इनका स्ट्रक्चर, इनके एग्जांपल, सारे के सारे इस सीक्वेंस में चारों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। शायद मैं चारों को इस एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन ना कर सकूँ कि ये काफ़ी थोड़ा लेंथी टॉपिक है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कम से कम 2 लेक्चर के अंदर, 2 वीडियो के अंदर कम्प्लीटली सारे के सारों को डिलीवर कर लो आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पहले एक्सप्लेन करने वाला हूँ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। तो आइए इसको मिटाते हैं फ़ौरन कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, ओके।
ओके, तो सबसे पहला जो कंडीशनल सेंटेंस है वो है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। वो कौन सा है? ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। ओके, तो आइए फ़ौरन इसको थोड़ा बहुत समझते हैं। सबसे पहली पॉइंट तो ये कि इसका यूजेज क्या है, हम लोग इनको कहाँ पर यूज़ करते हैं, कौन कौन किस टाइप के सेंटेंसेस इसके अंदर आता है। तो यूजेज बहुत ज़रूरी है, इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए कि इसका यूजेज। तो इसका यूजेज बहुत ही इजी है। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर अमूमन क्या होता है, इसमें आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस। क्या आता है? यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस इसके अंदर आता है। और इसके साथ साथ साइंटिफिक फैक्ट इसके अंदर मौजूद होती है। साइंटिफिक फैक्ट्स इसके अंदर पाई जाती है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस और साइंटिफिक फैक्ट ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर पाई जाती है। तो आप नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के अंदर बोलते हैं इनका स्ट्रक्चर किस तरह होगा। मैं इसका अगर एक एग्ज़ाम्पल दे दूँगा, वो नीचे देखेंगे सारे के सारे एग्ज़ाम्पल। पहले इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा। तो आइए उसको भी थोड़ा डिटेल में देखें। स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्ट्रक्चर का पता ना हो तो आप एक भी MCQs क्लिक नहीं कर पाएंगे इसके हवाले से। तो स्ट्रक्चर हमें लाजमी देखना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसके अंदर टू पार्ट्स होते हैं। काज होता है, क्या होता है? काजा। और फिर होता है इफ़ेक्ट। यस, तो इस अंदाज से एक मुकम्मल एक सेंटेंस होता है इस हवाले से। अब अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर खास के अंदर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। अगर खास पहले आ जाए तभी, अगर खास पहले आ जाए तो स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि या तो इफ़ या व्हेन होगा शुरू में। क्या होगा? या तो होगा इफ़ या होगा व्हेन। ओके, इसके बाद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ओके, जिसमें इसकी सबसे बड़ा पहचान तो ये है कि इसमें मेन वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर उस सब्जेक्ट ही शीट हो तो फिर एस या ईएस का इजाफा भी होगा। ये इसका पहचान है। और इफ़ेक्ट में क्या होगा, इफ़ेक्ट के अंदर भी यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ या तो एस होगा या एस होगा अगर सब्जेक्ट ही शी इट हो। तो ये तो क्या है, ये काज के हवाले से, काज में ये मौजूद होगा, ये इफ़ेक्ट में भी यही मौजूद होगा, यही सेंटेंस था। तो ये क्या था, इनका स्ट्रक्चर था। किसका? ये मुकम्मल क्या है, इनका स्ट्रक्चर है, जिसको आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अगर इफ़ेक्ट पहले आ जाए तो वाज़िह सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले होगा, फिर खास के अंदर इफ़ या व्हेन के बाद यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो आइए एग्जांपल करते हैं ताकि थोड़ा सा वाज़िह तो हो जाए कि हम क्या चीज़ करने वाले हैं असल में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक सेंटेंस है, when the sun rises light spread। अब ये क्या है, बिल्कुल रियल चीज़ है, इसलिए रियल कंडीशन सेंटेंस के अंदर ये बिल क्या है, ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, आलमगीर सच्चाई है, इसको हर कोई एक्सेप्ट करता है ये चीज़ कि जब भी सूरज तलो हो जाता है, राइज हो जाता है सूरज, तो लाइट स्प्रेड हो जाता है, यानी रोशनी फैलती है। सूरज के तलो होने से रोशनी फैल जाती है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है। अब हमें सबसे पहले तो ये तलाश करना है कि हम सब का हमारा इफ़ेक्ट किधर है और काज किधर है। तो मैंने बताया था कि जहाँ पर भी व्हेन या इफ़ होगा वो पार्ट सेंटेंस का एक
ख़ास कहलाया जाएगा, ख़ास कंसीडर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ख़ास शुरू में आया है। अब ये इफ़ेक्ट बाद में आया है भी क्या यूनिवर्सल ट्रू सेंटेंस। तो हम देखते हैं क्या ये सेंटेंस ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखते हैं तो क्या है यहाँ पर मैंने कहा था कि इसमें दोनों केसेस में इफ़ेक्ट के अंदर भी खास के अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें यूज़ होगा। तो मैं अगर कह दूँ कि यहाँ पर क्या है राइजेस, तो ये क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या एस ऐड हुआ है, क्योंकि ये सन क्या है एक सिंगुलर कंसीडर किया जाता है सना, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्या है अगर तो यहाँ पर ये वर्ब के साथ एस की एडिशन हुआ है। तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके अंदर मौजूद है। इफेक्ट के अंदर भी देखे व्हेन द सनराइज लाइट स्प्रीडम, मतलब लाइट स्प्रीड्स, ओके, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ क्या है एस की एडिशन हुई है इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये था यानी इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ मौजूद है सेंटेंस के अंदर और इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहा है। तो मतलब ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है। दूसरा देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर आ जाए इस तरह, अगर इस तरह आ जाए when the ice melts, it converts into water. It's convert into water. अब क्या है ये भी क्या है एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब भी आइस मेल्ट हो जाती है तो डेफिनेटली वो क्या हो जाती है वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया एक पॉइंट कि साइंटिफिक फैक्ट तो है। एक इस हवाले से हम कह सकते हैं कि मतलब एक ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस तो है बिल्कुल। अब हम ये देखेंगे कि क्या यही सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहा है कि नहीं, इस हवाले से थोड़ा देखते हैं। तो खास पहले आया है क्योंकि डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है व्हेन, इफ़ या व्हेन वही पार्ट सेंटेंस का खास कंसीडर किया जाएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हुआ है यही वाला, ये क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसके साथ इसकी एडिशन हुई है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस मेन वर्ब के साथ इसकी एडिशन हुई है। मतलब ये स्ट्रक्चर इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल ओबे कर रहा है। और इस तरह इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इफ़ेक्ट के अंदर भी क्या है यहाँ पर भी एस की एडिशन हुई है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, यानी यहाँ पर क्या है ईट यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर मतलब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी बिल्कुल मेन वर्ब सही लगाया गया है। तो मतलब ये स्ट्रक्चर को भी ठीकली सही तरीके से बिल्कुल करेक्टली फॉलो कर रहा है और इस तरह यूजेज के हवाले से भी ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, जितना ज़्यादा हम एग्जांपल करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा इंशाल्लाह। अब क्या है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ when you press the button, machine will start. Machine starts. Machine gets starts. ओके तो ये भी क्या है एक साइंटिफिक फैक्ट है कि ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी मशीन का बटन प्रेस करोगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि साइंसदानों ने इसी अंदाज से इसको क्या क्या डिज़ाइन किया गया होता है सारा, इसके अंदर ये प्रोसेस ये सारा ये सिस्टम लगाया होता है इसकी बटन के हवाले से। तो वाज़ेह सी बात है साइंटिफिक फैक्ट तो है और इस तरह हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर को फॉलो भी कर रहा है। यानी यहाँ पर क्या है प्रेस आया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन यहाँ पर कोई एस की एडिशन एस या ईएस की कोई भी एडिशन नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है यू है और आई वी यू दे के साथ हम लोग एस या ईएस के एडिशन नहीं करते इनके मेन वर्ब के साथ। जब ये ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या है ही द मशीन गेट्स स्टार्ट, तो यहाँ पर ये गेट्स ठीक रहेगा बिल्कुल। ये तो गाट नहीं है बल्कि गेट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है।
दिस इज़ मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये भी क्या है, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है। अब एक और सेंटेंस करते हैं इसके ऊपर। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और सेंटेंस है, when you throw an object upward, it's comes downward automatically। ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है, हम सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट हम सब इसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, यूपर फेंकोगे तो वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा थोड़े वक्त के बाद। ये तो हम सभी जानते हैं, ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ चीज़ है, इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब यहाँ पर चूँकि व्हेन आया है मतलब खास पहले आया है। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, थ्रो क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन यहाँ पर एस की एडिशन इसलिए नहीं हुई है कि सब्जेक्ट हमारा यू है, ही शी इट नहीं है, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जब सब्जेक्ट ईट हुआ तो इसके मेन वर्ब के साथ क्या हुआ, इसके फर्स्ट वर्ब के साथ इसकी एडिशन भी हुई इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये भी क्या है, इस हवाले से बिल्कुल ठीक है। तो यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकोगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सीक्वेंस करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मज़ीद क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर क्या है, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखता हूँ इसी ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस के हवाले से। चलो मैं कहता हूँ when it rains, तो फिर क्या होगा, चलो ऑप्शन देखते हैं। when it rains, ऑप्शन नंबर 1, soil will get wet। ऑप्शन नंबर 2 क्या रहेगा, soil got wet। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, soil gets wet। यानी जब when it rain, जब बारिश होती है तो क्या मिट्टी गीली हो जाएगी, या मिट्टी गीली हो गया था, या मिट्टी गीली हो जाता है। जब बारिश होता है तो मिट्टी जो साइल होता है वो वेट गीला हो जाता है। तो पहला क्या है, ये तो गलत है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर वेल आया है, ये तो स्ट्रक्चर को बिल्कुल फॉलो ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमने कहा था कि दोनों में इफेक्ट और काज में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही यूज़ होगा। तो फर्स्ट फॉर्म द वर्ब तो ठीक है, लेकिन वेल आया है। अब दूसरा क्या है, ये भी गलत है ये ऑप्शन, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर यूज़ हुआ है। हाँ, ये वाला ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो गेट्स है इस हवाले से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है और इसके साथ इसकी एडिशन भी हुई है मेन वर्ब में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक होगा यही। तो ये क्या था। अब दूसरा एमसीक्यूज करते हैं इस हवाले से, ताकि कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होता चला जाए। मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल when sun set, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, night starts। ऑप्शन नंबर 2, night started। ऑप्शन नंबर 3, night is starting। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस है। ये कहता है कि जब क्या हो, when the sun, जब सूरज क्या हो जाए, ग़ुरूब हो जाए, सेट हो जाए, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है सब इसी के हवाले से। मतलब ये यहाँ पर भी यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस की बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस की। ओके, तो ये तो वाज़ेह सी बात है, कोई मानता है कि जब भी सन ग़ुरूब हो जाता है तो रात शुरू हो जाती है, रात। तो यहाँ पर रात शुरू हो गई थी या रात
शुरू हो रही है या रात हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। यहाँ पर एस भी ऐड हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस यूज़ हुआ है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म कह ले, ये यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो ये था ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें हम लोगों ने ये पॉइंट सीखी कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हम लोग इनका यूजेज के हवाले से देखें तो यूनिवर्सल ट्रू सेंटेंसेस के अंदर आते हैं और साइंटिफिक फैक्ट इसके अंदर मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए, इफ़ और व्हेन के बाद क्या होगा, खास के अंदर भी फैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और इफ़ेक्ट के अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फ़ौरन अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की तरफ। ये तो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस असल में क्या होता है। तो आइए फ़ौरन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ओके, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो सेंटेंस है दूसरा कंडीशनल, वो है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पर। ओके, अच्छा, पहले इसकी भी अगर हम लोग यूजेज की बात कर ले, यूजेज बहुत ज़रूरी है। तो इसके हवाले से पहला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि आपको इसका कम से कम यूजेज यानी यूजेज का पता हो कि कहाँ पर ये यूज़ होता है, इसके अंदर कौन से एक्शन को यह रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस प्रोबेबल एक्शन को शो करता है। प्रोबेबल एक्शन को, किस चीज़ को? प्रोबेबल एक्शंस को ये शो करता है। जितने भी प्रोबेबल एक्शंस है जिसकी 70% होने की चांसेस होती है, 70% चांसेस होती है, जिसकी 70% होने की चांसेस है, जिसका इम्कानात हो कि शायद ये 70% होने की चांसेस होती है और ना होने की भी चांसेस मौजूद हो, एक प्रोबेबल हो, इसमें क्या हो, थोड़ा सा डाउट हो। तो इसमें करने की जो एक जगह होती है चांसेस वो ज़्यादा होती है, ना करने की कम होती है। लेकिन हो भी सकता है ये एक्शन, क्योंकि प्रोबेबल है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? बिल्कुल उसी तरह है, सेम है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, आसान सा स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर के हवाले से देखा जाए तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि इसके अंदर भी क्या है, हम लोग देखा था कि खास होगा। हर कंडीशनल सेंटेंस के 2 पार्ट्स हुआ करती है, खास और इफ़ेक्ट। ओके, ये तो हम सभी जब मानते हैं, कॉज और इफ़ेक्ट। इसके खास में क्या होगा, इफ़ और व्हेन के बाद, इफ़ या व्हेन तो शुरू में आएगा, अगर खास पहले आ जाए। इसके बाद फिर वही बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मौजूद होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एस या इस की एडिशन, यही। और इफ़ेक्ट के अंदर क्या होगा, इफ़ेक्ट के अंदर इसमें फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें ज़रूर या तो विल मौजूद होगा, या शेल मौजूद होगा, या कैन मौजूद होगा, या मैं कह दो मे मौजूद होगा। इस तरह आई, शेल, सॉरी वेल, शेल, कैन, मे और गोइंग टू, इज़ गोइंग टू, ये भी मौजूद, हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है। हालांकि बहुत सारे बुक्स ने ये चीज़ नहीं उठा रखी है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें ये चीज़ देखने को मिला है, तो इसलिए बताना, इस चीज़ का बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। एंस के बाद लाजमन सब के बाद होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये मुकम्मल क्या है, इनका एक स्ट्रक्चर है। तो इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करना है, अच्छी तरह इसको सीखना है। ख़ास के अंदर ये चीज़ पाई होगी, इफ़ेक्ट के अंदर ये चीज़ होगी। अगर इफ़ेक्ट पहले आ जाए तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, इसके बाद ये फॉलो होगा। सेंटेंसेस करते हैं ताकि क्लियर हो जाए अच्छी तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ
जिस तरह कि मैंने पहले भी एक सेंटेंस दिया था, इंटरेस्टिंग सेंटेंस, व्हेन इफ़ आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म ही। तो ये क्या है, ये भी क्या है, हम देखते हैं कि क्या ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है या फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक इस तरह एक्शन को शो कर रहा है जो कि प्रॉबेबल है। हो सकता है कि मैं इसको ना देखूँ, जब ना देखूँगा तो हो सकता है मैं इसे इन्फॉर्म भी नहीं करूँगा। ये एक प्रॉबेबल एक्शन है। यहाँ पर मैं कह चुका हूँ कि अगर मैं उसे देखूँ, अगर मैं उससे मिल लूँ तो मैं इसको खबर करूँगा, इन्फॉर्म करूँगा। तो ये एक प्रॉबेबल एक्शन है। इसके 70% होने की चांसेस तो है, लेकिन ना होने की चांसेस भी तो मौजूद है। अगर मैं उससे चलो कहीं ठीक है, अगर मैं इससे नहीं मिला इसको तो मैं इसको इन्फॉर्म भी नहीं करूँगा ना। तो इसलिए एक प्रॉबेबल एक्शन है। और दूसरी बात यह है, एक ये चीज़ तो क्लियर हो गई इसके एक्शन के हवाले से। स्ट्रक्चर को भी क्या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पर इफ़ आया है तो मतलब ये है कि खास पहले आया है, और खास के अंदर हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा, जिसमें सब्जेक्ट के हवाले से यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा। एस की एडिशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर आई वी यू देखो तो फिर यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे एस या ई एस की एडिशन। मतलब ये हुआ कि खास के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मौजूद है। अब इफ़ेक्ट के अंदर देखते हैं। इफ़ेक्ट में हम लोगों ने ये कहा था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो होगा, लेकिन इनसे पहले एन में से कोई वर्ड्स ज़रूर होगा, या तो विल होगा या शेल या कैन में या गोइंग टू। तो ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ ठीक है, इससे पहले क्या यूज़ हुआ है, विल। मतलब ये है कि ये इस चीज़ को भी फॉलो कर रहा है, इसको भी ओबे कर रहा है, इस रूल को। तो मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ये है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जितना ज़्यादा सेंटेंसेस होंगे चीज़ क्लियर होगा। ओके, मैं चलो कहता हूँ व्हेन आई रिसीव अ कॉल, आई विल से गुड मॉर्निंग। आई विल से व्हाट, गुड मॉर्निंग। यानी अगर मैं किसी कॉल को रिसीव कर लो, उठाऊँ, तो मैं उसे कहूँगा गुड मॉर्निंग कहूँगा किसी कॉल को। तो ये क्या है, ये भी एक प्रॉबेबल एक्शन हो सकता है कि वो मुझे कॉल ना करे और मैं ये आंसर ना दे दूँ उसे। ये एक प्रॉबेबल एक्शन है जिसकी होने और ना होने की चांसेस दोनों मौजूद है। अब स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहा है कि नहीं, यस, यहाँ पर मौजूद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसकी एडिशन नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है। हाँ बिल्कुल ठीक है, व्हेन भी मौजूद है, मतलब खास पहले आया है। अब यहाँ पर इफ़ेक्ट आया है तो इफ़ेक्ट आएगा, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो लाजमी है, और साथ में से पहले कोई इनमें से वेल शेल कैन में इनमें से कोई एक लफ्ज़ मौजूद होना चाहिए, ये वाला या ये या तीसरा, इस तरह। तो ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए जो कि यहाँ पर मौजूद है। मतलब ये भी ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ओके, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल I am going to buy I'm going to buy box when I went to the market। अच्छा, तो ये सेंटेंस है। अगर मैं किताबें ख़रीदने वाला हूँ, मैं किताबें ख़रीदने जा रहा हूँ ख़रीदने के लिए, तब जब मैं मार्केट जाऊँगा। ओके, जब मैं मार्केट जाता हूँ तो वहाँ पर मैं किताबें ख़रीदने वाला हूँ। इसका मतलब ये है, पहले तो आपने ये देखना है कि इफ़ेक्ट किधर है और खास किधर है। जहाँ पर व्हेन या इफ़ मौजूद होगा वो हमारा क्या होगा, खास होगा। मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस में खास बाद में आया है। जब बाद में आया है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि खास के अंदर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। तो इन दोनों में से कौन सा टिक रहेगा, ये गलत होगा। ये तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये गो टिक रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। गोज़ मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सब्जेक्ट आई है। अगर यहाँ पर ही शी इट या सिंगुलर नाउन होता तो मैं यहाँ पर ये गोज़ लगाता। व्हेन आई गो टू द मार्केट, जब मैं मार्केट जाता हूँ, आई एम गोइंग टू बाई अ बुक्स, तो मैं बुक्स को खरीदूँगा। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आया है,
लेकिन इससे पहले इन तीनों चारों में से एक लफ्ज़ तो आना चाहिए जो कि क्या है, यहाँ पर गोइंग टू आया है बिल्कुल। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये गोइंग टू एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम लोग अमूमन स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे कहो कि मुझे वो लेक्चर की पिक्चर सेंड कर दो, तो मैं कहूँगा ओके आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस पिक्चर। ओके, इसका मतलब ये है कि मैं सेंड करने के लिए उधर जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं ये सेंड करने वाला हूँ, मैं ये सेंड करने वाला हूँ ये पिक्चर। इस तरह यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं बुक खरीदने वाला हूँ। ओके, लेकिन जब मैं मार्केट जाता हूँ तब मैं वहाँ पर बुक्स खरीदने वाला हूँ। तो इसलिए ये इनमें से लफ्ज़ आ सकता है, कोई भी लफ्ज़ यहाँ पर आ सकता है। ओके, थोड़ा और एग्जांपल करते हैं थोड़ा, ताकि मज़ीद क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि ये सेकंड कंडीशन सेंटेंस ख़त्म कर दे और जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को हम दूसरी वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट कर दे, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशनल को। ओके, मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, जैसा कि मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूँ। वो सेंटेंस क्या है? व्हेन शी रीच होम, व्हेन शी रीच होम, ओके, व्हेन शी रीच होम she may go to she may sorry she may go to her room directly. okay, when she reach home, जब वो घर पहुंच जाती है तो शायद वो डायरेक्टली अपने कमरे के अंदर जाएगी। तो इसकी ये भी एक प्रोबेबल एक्शन है। उसको डायरेक्टली कमरे के अंदर जाने के लिए ज़रूरी है कि वो पहले घर के अंदर तो पहुंच जाए। तो एक प्रोबेबल एक्शन है, इसके होने ना होने की चांसेस दोनों मौजूद है। ओके, अब यहाँ पर खास चूँकि व्हेन आया है, मतलब खास पहले आया है, तो यहाँ पर लाजमन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होना चाहिए, जो कि मौजूद है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रीच फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है, इसके साथ साथ यहाँ पर एस का इजाफा भी हुआ है क्योंकि इसका लास्ट एंड सीच पर हुआ है। अब चूँकि और यहाँ पर सब्जेक्ट चूँकि शी है, जब ही शी ईट हो तो फिर मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस का एडिशन ज़रूर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। इनका स्पेसिफिक रोल है, काम भी मौजूद है क्योंकि खास पहले आया है, ये भी इस हवाले से भी ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शी में गो, मतलब यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मौजूद है। जैसा कि मैंने कहा था कि फ़र्स्ट फॉर्म का होना ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले इन पांचों में से कोई ना एक लफ्ज़, कोई ना कोई एक तो ज़रूर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मौजूद है मैं। ओके, तो शी में गो टू हर रूम डायरेक्टली, तो ये सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस हुआ। यूजेज के हवाले से भी, स्ट्रक्चर के हवाले से भी प्रूफ हुआ यह सेंटेंस। मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ। ओके, लास्ट एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ही will clean the board. He will clean the board when the teacher enter into the class. तो when the teacher will enter into the class, जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आपको कोई कंडीशनल सेंटेंस मिल जाए, पहले ये पॉइंट क्लियर कर लो कि इसका खास और इफेक्ट किधर मौजूद है। पहले काज आया है या इफेक्ट आया है, इसके हवाले से खामा लगाने और ना लगाने का हिसाब खुद कर लीजिए इस हवाले से, जैसा कि मैंने रूल बताया शुरू में। फिर इसके बाद आप लोग ये कह लें कि ये किस चीज़ का, इनका यूजेज किस तरह हुआ है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके स्ट्रक्चर के हवाले से थिंकिंग शुरू कर ले कि किस स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है, कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है या ज़ीरो कंडीशनल है, या फर्स्ट कंडीशनल है, या सेकंड या थर्ड, इस हवाले से। तो यहाँ पर देखें, जब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ही विल क्लीन द रूम, मतलब ये सेंटेंस के अंदर कोई मुझे व्हेन या इफ़ नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब ये तो यहाँ पर इफेक्ट पहले आया है। और दूसरे पार्ट्स में यहाँ पर चूँकि व्हेन आया है, व्हेन मतलब ये सेकंड पार्ट इनका खास है। जब सेकंड पार्ट खास होगा मतलब पहली इफेक्ट है, तो इफेक्ट के अंदर फर्स्ट फॉर्म का होना ज़रूरी है, जो कि मौजूद है। इससे पहले कोई इनमें से एक लफ्ज़ का होना ज़रूरी है, वो भी मौजूद है। यस, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, उन्होंने बाकी सेंटेंसेस के अंदर पढ़ा हुआ होता है कि लास्ट पार्ट में ज़रूर इनमें से कोई लफ्ज़ मौजूद होता है।
तो इसलिए यहाँ पर वो वेन को भी लगा लेते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर वेन बिल्कुल भी बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा इन चारों में से कोई लफ्ज़, क्योंकि ये अब ये खास है। खास के अंदर सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा। ये सिर्फ उलट हुआ है, इफ़ेक्ट पहले आ चुका है, खास बाद में आ चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा, वो भी एस या ईस की एडिशन के साथ। और इसके बाद सॉरी यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर क्योंकि एरर के हवाले से इंटो लगाना तो गलत है, लेकिन चलो मैं लगा चुका हूँ, क्योंकि एंटर ये वो लफ्ज़ है जो कि प्रपोजिशन को फॉलो नहीं करता, इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता। यानी वो बूट को साफ़ करेगा जब टीचर अंदर दाखिल हो जाता है क्लास के अंदर, तो वो क्या करेगा, बोर्ड को साफ़ करेगा वो। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, इसी सब्जेक्ट के हवाले से यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मौजूद थे एस की एडिशन के साथ, और यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मौजूद थे, इससे पहले विल भी मौजूद है। खास इफ़ेक्ट पहले आ चुका है, इसलिए ये रूल पहले अप्लाई करेंगे। खास बाद में आ चुका है, खास के रूल बाद में यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ढूंढेंगे और इसके साथ इसका हवाला। इफ़ेक्ट पहले आ चुका है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को भी हम तलाश करेंगे इनसे पहले आने वाले किसी इनमें से एक लफ्ज़ को। तो ये था कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन भी, और साथ में ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस भी हम क्लियर कर चुके हैं डिटेल में एग्जांपल के साथ, और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।